निधि ने ऑफिस जाते समय टेबल पर परोसी गई थाली को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और जाते जाते सुधीर पर चिल्ला गई थी, आइंदा मेरे लिए खाना टेबल पर मत लगाना वरना। हुआ यह कि सुबह निधि ने केवल अपने लिए चाय बनाई थी। सुधीर को बड़ी चिढ़न हुई कि थोड़ी सी और चाय बढ़ाकर बनाई होती तो उसका क्या चला जाता। खैर ऐसी टुच्ची हरकत तो वह हर रोज ही किया करती है। उसके बाद वह रसोई में घुस गया था। बकायदा दाल चावल के साथ साथ भिंडी दो प्याजा और आलू गोभी की सब्जी बनाया था। सोचा था कि निधि का मूड दो प्याजे की खुशबू से बदल जाएगा, पर उसकी रसोई गिरी की मशक्कत का अंजाम यह हुआ कि निधि ने सारा खाना ही फर्श पर छितरा दिया। इस घटना के बाद सुधीर का मूड इतना खराब हुआ कि उसने एक दाना भी गले से नीचे नहीं उतारा। उसने बिखरे खाने को बटोरकर डस्टबिन में डाला, फिर बचा खुचा खाना एक पॉलीथीन बैग में डालकर नीचे सोसाइटी के बाहर एक कोने में रख आया। मोहल्ले के कुत्तों को लगातार 3-4 दिन से अच्छी दावत मिल रही थी। बहरहाल सुधीर को उन जानवरों को खाना खिलाकर बेहद सुकून मिलता था। कम से कम वे उसके बनाए खाने को पर्याप्त सामान तो देते थे। सीढ़ियां चढ़ते समय ही उसने तय कर लिया कि वह आज भी ऑफिस नहीं जाएगा, बल्कि घर में बैठकर कुछ लिखेगा पढ़ेगा। कई महीनों से उसने ना तो कोई कहानी लिखी थी, ना ही कोई कविता। शायद कुछ लिखने के बाद उसका मूड भी ठीक हो जाए, इसलिए उसने अपने बॉस मेहता को फोन करके कह दिया, सर मेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा है, मैं आज भी। बॉस मेहता ने उसे एक दिन की और छुट्टी दे दी थी। सुधीर पहले से कहीं ज्यादा हताश होता जा रहा था। पहले उसके मन में आशा की एक धुंधली किरण टिमटिमाती रहती थी कि एक न एक दिन निधि के विचार जरूर बदलेंगे और उनके गृहस्थ जीवन में रस पैदा होगा। पर आज की इस घटना ने उसकी उम्मीद को और भी धुंधला किया है। निधि जिस दिन से उसके घर में बहू के रूप में बनकर आई थी, वह हर रोज उग्र से उग्रतर होती जा रही थी। पिछले 12 सालों से रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही थी। इसका अन्य बातों के साथ साथ एक मेन कारण यह भी था कि सुधीर को जो भी कुछ दहेज में मिला था, उसे वह या तो अपने घर छोड़ आया था या अपनी बहन के विवाह में दे चुका था। विवाह के 2 दिन बाद ही जब दहेज में मिला बाइक उसे अपने छोटे भाई नकुल के हवाले किया तो निधि बहुत चिढ़ गई थी और यह कहकर अपनी नाक भौं सिकोड़ी थी कि एक दिन तुम मुझे भी अपने भाइयों के हवाले कर देना। तब वह यह सोचते हुए चुप रह गया था कि जब निधि उसकी रौ में बहेगी तो उसका सामान के प्रति लगाव का बुखार उतर जाएगा और वह भौतिक जीवन से उचटकर उसके प्रेम की दुनिया में कदम रखेगी, जहाँ सुकून है, जिंदगी का असल मायने है। विवाह के बाद वह निधि के साथ खाली हाथ ही मुंबई चला आया था। निधि ने चलते चलते कहा भी था कि तुमने दहेज का सारा सामान अपने लालची परिवार वालों को देकर अच्छा नहीं किया। तब पहली बार सुधीर को उसकी बात को बीच में काटते हुए गुस्से से बोला था, निधि मेरे घर वाले तो तुम्हारे घर वाले भी हैं, फिर उन्हें अपशब्द कहकर अपनी किस बैकग्राउंड का परिचय दे रही हो? पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम कुछ तो सलीके से पेश आओ। उसी समय निधि का चेहरा एकदम तमतमा गया था। सुधीर को पहली बार महसूस हुआ कि वह बेइंतहा हिंसक भी हो सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए ही अपनी पूरी जर्नी पूरी की। सुबह जब ट्रेन कसारा स्टेशन पहुंची तो सुधीर ने उठकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, डियर तैयार हो जाओ, मुंबई आने ही वाला है। सुधीर ने तब सीट पर बिखरे कंबल चादर खुद समेटकर बैग और सूटकेस में रखे थे। निधि तो उठकर शीशे के सामने सिर्फ अपने मेकअप को फाइनल टच देने में व्यस्त थी। सुधीर ने अपनी नवविवाहिता बीवी को खुश करने के लिए मुंबई के उसके किराए के फ्लैट में सारे इंतजाम कर रखे थे। कुंवारा रहते हुए भी उसने किचन, बेडरूम और ड्राइंग रूम को जरूरी सामान से सुसज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि निधि ने उसके सलीकेदार बंदोबस्त के बारे में एक भी तारीफ भरा शब्द नहीं कहा। समय, दिन, हफ्ते, महीने और साल के रास्ते सरकता चला जा रहा था। 3 साल तक कोई औलाद ना होने का सारा इल्जाम सुधीर को ही झेलना पड़ा, क्योंकि निधि हर किसी को रटा रटाया जवाब देती। लगता है इनमें ही कोई कमी है। सुधीर की दबंग सास जब मुंबई आई तो वह दामाद को बकायदा ये हिदायत दे बैठी, इस शहर में हमारे रिश्ते का एक डॉक्टर है, तुम उसी से अपना चेकअप और टेस्ट करा लो। उसने कई बे औलादों की किस्मत बदली है। और जब उस डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि सुधीर में कोई कमी नहीं है, तो निधि और उसकी सास का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। निधि का गुस्सा तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि वह मेडिकल टेस्ट और इलाज के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो गई। पहले बेटे के बाद दूसरी बेटी हुई। अफसोस कि सुधीर के घर वाले दोनों बच्चों के पैदा होते समय वहां नहीं आ सके। निधि ने तो इस बात पर खूब ताने दिए। जब सुधीर सफाई देता तो वह और विस्फोटक हो जाती। सुधीर ने शादी केवल इसलिए की थी कि वह मुंबई में जॉब करते हुए अपने एकाकीपन से तंग हो गया था। उसके लिए घर का काम निपटाकर ऑफिस की ड्यूटी करना भारी पड़ रहा था, वरना तो वह अपनी जिंदगी से खुश था। विवाह के बाद जो सुकून मिलना चाहिए था वो सुधीर को कभी नहीं मिला। निधि की परवरिश ही कुछ ऐसे माहौल में हुई थी कि उसके लिए अपने माँ बाप, भाई बहन आदि के अलावा किसी दूसरे से तालमेल बिठा पाना मुश्किल ही नहीं असंभव सा था। पहले सुधीर निधि के ताना मारने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था, जिससे बात बढ़कर लड़ाई झगड़े तक बन जाती थी और फिर धुआंधार बहस में माहौल इतना गर्म हो जाता कि डाइवोर्स के लिए वकील का दरवाजा खटखटाने तक की नौबत आ जाती थी। पर सुधीर बड़े धैर्य से काम लेता था, सो उसने निधि से बहसबाजी करनी छोड़ दी और उसको शांत करने के लिए सारी हिकामत अपनानी शुरू कर दी। सुबह उससे पहले उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सुबह की चाय बनाना और लंच के लिए खाना तैयार करने में उसका हाथ बटाना आदि। लेकिन फिर भी वह निधि के स्वभाव को बदलने में हमेशा असफल ही रहा। निधि सारी हदें पार कर
अमर्यादित तरीके से व्यवहार करने लगी थी। बच्चों और पति को झिड़कना और डांटना तो मामूली बात थी, अब तो वह गाली गलौज करने पर आमादा हो गई थी। उसे बेलगाम विस्फोटक होने से बचाने के लिए सुधीर सुबह से ही ऐसे कामों को निपटाने में जुट जाता था जिन्हें करने से निधि जी चुराती थी। उसे संतुष्ट करने के लिए वह अपनी जॉब को भी दांव पर लगा बैठा था। ऑफिस देर से पहुंचना, समय से पहले लौट आना और काम को सीरियसली न लेना उसकी आदत बन गई थी। इतने पर भी निधि को सुधीर की हर चीज से शिकायत थी। कई बार सुधीर को एहसास होता था कि वह घर का काम करते करते औरत बनता जा रहा है। उसे यह भी लगता था कि वह अपनी माँ की तरह कोई 70% सहनशील और अंतर्मुखी हो गया है। उसे याद है कि पिताजी की यातनाओं को माँ की इस खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। सुधीर की तंद्रा तब टूटी जब उसके दोनों बच्चे अथर्व और खुशी घर में दाखिल हुए। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही बस में साथ साथ आया करते थे। बच्चों को आश्चर्य हो रहा था कि पापा ऑफिस जाने के बजाय आज घर पर ही हैं। दरअसल उन्हें यह पता नहीं था कि आज पापा मम्मी के बीच कुछ ज्यादा ही बहस छिड़ गई थी। वे तो उनके बीच जंग छिड़ने से पहले ही स्कूल जा चुके थे। अथर्व रोज की तरह सीधे रसोई में गया और वहां खाना ना पाकर भूख से बिलबिला उठा। सुधीर ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। उसने फोन करके होटल से तुरंत भोजन मंगा लिया और बच्चों के हाथ पैर धुलाते हुए उनका खाने की टेबल पर स्वागत किया। जब दोनों बच्चे अपने कमरे में टीवी पर कार्टून फिल्म देखने में खो गए तो वह रात का खाना बनाने की तैयारी करने में जुट गया। सोच रहा था कि शायद आज निधि का मूड ठीक हो जाए। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसे ये जानकर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ कि निधि के मोबाइल से उसके बॉस सुजीत की आवाज आ रही थी और वह अथर्व से बात करना चाह रहा था। मोबाइल पर निधि ने अथर्व को बताया कि वह आज घर नहीं आएगी। सुधीर को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उसने खाना बनाने का काम स्थगित करके बच्चों को यह न्यूज दिया कि वे आज बाहर होटल में जाकर खाना खाएंगे। होटल से लौटकर सुधीर का मन अशांत था। उसके लिए यह बात अब छिपी नहीं रही थी कि निधि एक तरह से सुजीत की रखैल बन चुकी है। सुजीत उसका बॉस है जो उसका यौन शोषण करता है और बदले में उसकी वे सारी जरूरतें पूरी करता है जो वह नहीं कर सकता। वह एक ऐसी स्थिति में नहीं है कि निधि को उसकी अय्याशी के लिए मनचाहे रुपए दे सके। विदेशी सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े व घूमने फिरने के लिए उसे एक लग्जरी कार मुहैया करा सके। देर रात तक सुधीर को नींद नहीं आई। वह बेहद मायूस था। उसे निधि के साथ एक ही बिस्तर पर सोए हुए कोई साल भर तो गुजर ही गया होगा। निधि की ताने सुनते हुए जोर जबरदस्ती करके उसके साथ हम बिस्तर होना अब उसे रास नहीं आता था। जी करता था कि वह भी अपनी किसी ऑफिस की लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, मौज मस्ती में बाकी जिंदगी को हंसी ठट्ठा से गुजार दे। लेकिन वह किसी प्रकार की गलत हरकत करके खुद को या अपने घर को कलंकित नहीं करना चाहता था। उसने घड़ी की ओर सिर घुमाया। रात के 2 बज चुके थे। तभी उसे कुछ याद करके हंसी आ गई। कोई 1.5 साल पहले वह अपने साले की शादी में शामिल होने ससुराल गया था, तो एक शाम सोते हुए वह अचानक जग गया था। निधि उसके सामने खड़ी अपने रिश्तेदारों से कह रही थी कि आओ, मैं तुम्हें बकरे का मिमियाना सुना रही हूँ। वह तो इस मजाक पर रिश्तेदारों के सामने छिप गया था, पर निधि तो ठठाकर हंस रही थी। सुधीर सोच रहा था कि अगर उसके खर्राटे को रिकॉर्ड करके सुनाया जाए तो वह यह तय करना चाहेगा कि वाकई उसके खर्राटे बकरे के टैटे जैसे ही सुनाई देते हैं। देर रात सोने के बाद सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे बड़ा अचंभा हो रहा था। उसने एक लंबा सपना देखा था जिसमें निधि ने उसे जादू की छड़ी से छूकर कुत्ता बनाकर उसके गले में एक पट्टा डाल दिया था। वह उसे डंडे से मार मार कर घर का सारा कूड़ा कचरा जबरन खिला रही है और उसके भौंकने पर उस पर डंडे बरसा रही है। सुबह सुधीर बच्चों को स्कूल न भेजकर उन्हें अपने साथ ऑफिस ले गया। उन्हें गार्डन में बिठा दिया और अपनी स्टेनो को हिदायत दे दी कि वह आज उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। उसका काम वह खुद कर लेगा। निधि ने जैसे ही घर में अपने कदम रखे, दोनों बच्चे टीवी बंद करके सुधीर के साथ बाहर निकल आए और लॉन में कुर्सी पर बैठ गए। निधि ने सीधे रसोई में जाकर पैक्ड फूड के पैकेट को डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया। कुछ देर तक वह अंदर ही बिजी रही। सुधीर ने सोचा कि वह कपड़े बदल रही होगी। अथर्व सुधीर के मना करने पर भी अंदर निधि की खबर ले आया कि मम्मी जो खाना लेके आई थी वह अकेले ही खा रही है। सुधीर निधि पर गुस्सा होने के बजाय अथर्व के बचकानेपन ही रहम खाने लगा। वह बुदबुदाए बगैर नहीं रह सका। कैसी बेरहम और भुक्खड़ माँ है। शाम को सुधीर ने बच्चों के साथ खाना खाया। जब तक वह बच्चों के सोने का इंतजाम करता रहा तब तक निधि से ना तो सुधीर की न ही बच्चों की बातचीत हुई थी। सुधीर ने बच्चों से फुसफुसाकर कह दिया था, इस समय तुम्हारी मम्मी बहुत गुस्से में है, इसलिए उनसे बात करने की भूल मत करना। पिछली रात को नींद पूरी न होने के कारण और ऑफिस में काम को निपटाने की जद्दोजहद में सुधीर इतना थककर चूर हो गया था कि वह तकिए पर सिर रखते ही गहरी नींद में सो गया। कोई 10 बजे होंगे कि बहुत जोर की चीख से सुधीर और बच्चे जाग गए। चीख निधि के बेडरूम से आई थी, इसलिए वे उधर ही भागे। वहां निधि अपने पेट को दोनों हाथों से जोर से दबाए हुए कांप रही थी। असहनीय पीड़ा के मारे उसका सारा शरीर पसीने से नहा गया था। बच्चे माँ की ये हालत देखकर जोर जोर से रोने लगे। सुधीर ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। रात भर वह उसी तरह रुक रुक कर दर्द से चीखती रही। सुधीर ने रात में ही ससुराल में उसकी हालत के बारे में फोन पर खबर कर दिया था। सुबह जब उसके फोन करने पर निधि के ऑफिस वाले उसे देखने आए तब तक सारी मेडिकल रिपोर्टें आ गई थी। डॉक्टर की इस जानकारी ने सुधीर को सकते में डाल दिया कि निधि के दोनों किडनी अत्यधिक शराब पीने के कारण खराब हो गए हैं और उनसे लगातार खून का बहाव हो रहा है।
डॉक्टर ने सुधीर से कहा आज शाम तक उसके लिए एक किडनी का इंतजाम हो जाना चाहिए ताकि उसका ट्रांसप्लांट किया जा सके। सुधीर के तो हाथ पांव चिंता के कारण फूल गए। किडनी बदलने में कम से कम 20 लाख रुपए का खर्च आने वाला था, जबकि सुधीर इतने रुपए का बंदोबस्त करने में पूरी तरह से असमर्थ था। लेकिन उसे यह उम्मीद थी कि ससुराल वाले अपनी बेटी के लिए रुपए का प्रबंध तो कर ही देंगे। दोपहर तक निधि के मम्मी पापा और भाई निखिल पहुंच चुके थे। सुधीर ने उनको हालात से अवगत कराते हुए कहा कि निधि के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है। पर आश्चर्य की उसकी सास बड़े बेहुदे ढंग से बोली, अभी तक तुम्हारी दहेज की लालच पूरी नहीं हुई। मेरी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल कर भी तुम अपने लालचीपन से बाज नहीं आ रहे हो। निधि के कुछ ऑफिस वालों के समझाने बुझाने पर ससुराल वाले ये मानने को तैयार हुए कि निधि की जान बचाने की कीमत लगभग 20 लाख है। सुधीर के ससुर ने कहा, अरे इतने रुपए की क्या जरूरत है, हमें से कोई अपना किडनी निधि को दे देगा। उनकी बात सुनते ही सुधीर की सास छाती पकड़कर गिर पड़ी। उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती कराने के लिए स्ट्रेचर मंगाना पड़ा। ससुर ने कहा, मैं तो खुद ही बीपी और शुगर से पीड़ित हूँ, किडनी निकलने के बाद तो बचूंगा ही नहीं। तुम लोग जवान हो, तुम्हारी किडनी ही उसमें ज्यादा अच्छे से बैठेंगे, आखिर तुम उसके पति जो हो। अभी किडनी के बंदोबस्त के संबंध में बातचीत चल ही रही थी कि निधि का भाई निखिल टहलते हुए दूर निकल गया। जब हताश सुधीर ने निधि के प्रेमी बॉस सुजीत की ओर रुख किया तो वह तेजी से चलता हुआ अपनी कार में बैठकर चला गया। सुधीर ने फिर किसी की ओर नहीं देखा। वो तेज कदमों से चलते हुए डॉक्टर के कमरे में आ गया। उसने अपने दोनों बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट और चिप्स के कई पैकेट थमाते हुए कहा, मैं काफी देर तक तुम्हारी मम्मी के पास रहूंगा, तब तक तुम इसी कमरे में मेरा इंतजार करना। ध्यान रहे, मैं तुम्हारी मम्मी की जान बचाने जा रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने सहयोग नहीं किया तो तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा पाऊंगा। दोनों बच्चों ने कान पकड़कर वादा किया। लगभग 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सुधीर का एक किडनी निकाल लिया गया। उसने बच्चों को बुलवाकर बेड पर लेटे लेटे बताया, अब रोना मत, मैंने तुम्हारी मम्मी को बचाने का उचित इंतजाम कर रखा है। तभी अथर्व ने यह बताया कि पापा, नानी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा था, वह तो ड्रामा कर रही थी ताकि उन्हें मम्मी को अपनी किडनी न देनी पड़े। डॉक्टर ने उन्हें एक आध गोली देकर रफा दफा कर दिया है। सुधीर अपने ससुराल वालों की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ था। बुरे समय में एक सुधीर ही था जो अपनी पत्नी निधि के साथ बना रहा। धीरे धीरे वक्त सरकता गया। पिछले 5 सालों से निधि भली चंगी चल रही है। उसके बिहेवियर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, सिवाय इसके कि वह लड़ने झगड़ने के बाद कोर्ट से कोई कार्रवाई करने की धमकी नहीं देती। बड़ी से बड़ी झगड़े करने के बाद भी वह रात को सुधीर के पलंग के किनारे आकर सो जाती है। सुधीर के खर्राटे लेने के बावजूद वो पलंग नहीं छोड़ती है, बल्कि बड़बड़ा कर रह जाती है, बकरा कहीं का। हाँ, शराब के साथ साथ बॉस सुजीत से भी दूरी बना लिया है। हॉस्पिटल से छुटकर वह सीधे सुजीत के पास गई थी और अपना रिजाइन लेटर सौंपते हुए उससे जोर जोर से लड़कर आई थी कि उसने उसका मुसीबत में क्यों नहीं साथ दिया। एक और बदलाव निधि में ये आया कि वो बच्चों को डांटने फटकारने के बाद उन्हें प्यार से सबक भी देने लगी है। पर सुधीर की दिनचर्या में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। वह आज भी ऑफिस जाने से पहले और वहां से लौटने के बाद रसोई में लगा रहता है। काम वाली के न आने पर वह बरामदे से बेडरूम तक बड़े मन से झाड़ू पोछा लगाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे खास हिदायत दे रखी है कि अपने इकलौती किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उसके लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है और उसे मेहनत से कतई जी नहीं चुराना चाहिए। जब वह थककर आराम करने